अस्सलाम वालेकुम। गुफ्तगू में मैं और राकिया हाजिर हैं। अस्सलाम वालेकुम राकिया, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप कैसे हैं? जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। हमारी आज की गुफ्तगू का मौजू मैं बताने से पहले राकिया मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहूंगी, बल्कि मेरा एक्सपीरियंस ही है कि मैं पिछले दिनों विजिट के लिए जा रही थी स्कूल में। तो एक स्कूल जो अर्ली ईयर्स का था, तो वहाँ की एडमिन थी, उनके साथ काफी मेरी लंबी बात हुई। तो उन्होंने मुझसे कहा कि हमारे पास जो बच्चे आते हैं वो हर चौथा बच्चा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के साथ होता है। तो हम्म। मुझे ये सुन के बहुत हैरत भी हुई और बहुत परेशानी भी हुई हम्म। कि ऐसा क्यों है कि बच्चे क्यों इतने जहनी दबाव में हैं, इतने छोटे बच्चे हैं। हो सकता है ये बात हमेशा से ही हो कि बच्चे जहनी दबाव का शिकार होते रहते हैं, हमें नहीं जी। पता चलता। आज से मैं कहूँ 50 या 60 साल बाद, पहले हमने ये बात नहीं सुनी थी कि बच्चों में भी कोई नफ्सियाती मसाइल इतनी छोटी उम्र में हो सकते हैं या वो जहनी दबाव का शिकार हो हम्म। सकते हैं। अब जैसे हम्म। जैसे रिसर्च सामने आ रही है तो पता चलता है कि नहीं, बच्चे जहनी दबाव का शिकार होते हैं। जी जी। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि क्या जी जी। कुछ ऐसी अलामात होती हैं जिनसे वालिदैन ये जान सकें कि उनके बच्चे किसी जहनी दबाव का शिकार हो रहे हैं या कुछ नफ्सियाती उलझनों में वो फंसे हुए हैं। अगर हमें उन अलामात का पता चल जाए तो वालिदैन शायद अपने बच्चों के साथ कुछ बेहतर उनके साथ कर सकें कि कैसे इनको दूर किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो मेरे आप ख्याल मुझे यही जी बताइए कि वो जी क्या जी। वाकई कोई इलामात हैं जिनसे हम ये चीजें पहचान सकते हैं और वालिदैन अलर्ट हो सकते हैं कि कुछ जी जी बच्चे के बिल्कुल साथ मसला हो रहा है। बिल्कुल। बहुत अहम मौजू है और मेरे ख्याल से इस पे अच्छी बात है कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। उम्मीद है कि काफी हम पहलुओं से इसका अहाता करने के काबिल हो जाएंगे। आपकी बात बिल्कुल सही है कि जो छोटे बच्चे हैं वो भी जहनी उलझने, उनको भी मुख्तलिफ किस्म के, जैसे कहते हैं कि जहनी मसाइल का शिकार होते हैं। पहले फ्रिक्वेंसी कम थी, ये भी बात ठीक है। हमें लगता है कि पहले शायद वो बहुत ज्यादा जहनी उलझनों और उसका नफसियाती दबाव का शिकार नहीं होते थे। अब ज्यादा होते हैं और पहले शायद असल बात ये है कि उसकी फ्रिक्वेंसी भी कम थी, इंसानों में भी जी और जी। बच्चों में भी। लेकिन अब आप हम्म। देखिए कि हमारा जो लाइफस्टाइल जिस तरह से चेंज हो रहा है, हम एक कांस्टेंट प्रेशर में हैं, हम एक कांस्टेंट स्ट्रेस में होते हैं। हमें एक तो कंपैरिजन अपना जो है वो पूरी दुनिया के साथ लगता है, क्योंकि पहले हम हम्म। अपने मोहल्ले अपने घर में कंपैरिजन करते थे, अब हमें दुनिया जहान की न्यूज मिलती है कि 16 साल हम्म। बच्चे ने जो है ये कर लिया, 8 साल बच्चे ने ये कर लिया। तो हम्म। कहीं ना कहीं हमारे दिल में भी होता है कि हम तो जिंदगी जाया कर रहे हम्म। हैं, हमने क्या कर लिया। तो जी इस जी। तरह की चीजें, हालांकि बहुत छोटे बच्चे इस तरह की बातों पे शायद ना ध्यान देते हो, लेकिन वालिदैन के दिमाग में अगर ये बात आ जाए तो वो जरूर उनको पुश करते हैं। दूसरा ये जी कि आप जी। ये देखेंगे कि पहले बच्चों को रिलैक्स करने का, खेल का काफी ज्यादा वक्त मुयसर आ जाता था, जब वो अपनी हर तरह की, जिसे कहते हैं कि अंदर का दबाव या दिन भर की थकन उतार लेते थे। और इंसानों के साथ, बड़े लोगों के साथ भी ऐसा ही है कि हमें काफी वक्त मुयसर आता था कि हम लोगों से हम्म। कनेक्ट कर सकें, हम अपने आप से कनेक्ट कर सकें। अब वो वक्त आप समझ लें कि हमारी माइंडलेस स्क्रोलिंग ने ले लिया है, हमारी डिजिटल डिवाइसेस ने ले लिया। तो वो जो नफसियाती दबाव है जिसको हम दिन के आखिर में निकालने के आदी थे, वो नहीं निकलता। अच्छा राकेश, तो यहाँ ये थोड़ा सा आप बात जरूर रखेंगे, लेकिन क्या आप ये कहना चाह रही हैं या मैं इसे ये समझूं कि अगर इंसान इंसान से बात करता है तो उसका जहनी दबाव किसी हद तक कम हो जाता है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये बिल्कुल सही बात है। एक चीज आपको मैं दोनों में फर्क बता दूं कि एक है सोशलाइजेशन और एक है क्वालिटी टाइम। मैं हमेशा से ये लफ्ज इस्तेमाल करती हूँ कि जो क्वालिटी टाइम है वो क्वांटिटी टाइम से ज्यादा जरूरी है। अगर आप 10 मिनट भी बैठें तो आप
वहीं बैठे हों, आप कहीं और ना बैठे हों। अगर आप किसी इंसान के साथ बात कर रहे हैं तो आई कांटेक्ट बड़ा जरूरी होता है। आप उस वक्त कोई फोन वगैरह इस्तेमाल नहीं कर रहे, वो बहुत जरूरी होता है। और सबसे पहले और सबसे जरूरी होता है लिसनिंग एंड एक्सप्रेसिंग। ये नहीं कि आप अगले को अपनी कहानी सुनाए जा रहे हैं, उसका आपने एक्नॉलेज ही नहीं किया, आपने उसके जज्बात एक्नॉलेज नहीं किए। तो मुझे लगता है कि अगर हमें 10 मिनट भी 15 मिनट भी मुयसर आ जाएं कि हम सारे दिन के बाद किसी इंसान से छोटी सी बैठ के बात ही कर लें, तो उसका भी आपको असर नजर आएगा। तो इंसान से इंसान का ताल्लुक कट रहा है और इंसान का अपने आप से भी कट रहा है। तो बेसिकली हमें अभी हम रिलेशन के क्राइसिस में हैं, हम कनेक्शन के क्राइसिस में हैं आजकल के अगर दौर में हम एक लफ्ज उसको बयान करना चाहें। तो नफसियाती उलझनों के बारे में हम बात कर रहे थे कि बच्चों में क्या ये होती हैं, बिल्कुल होती हैं और अब कुछ ज्यादा ही नजर आती हैं। और इनकी अलामात किस तरह से होती है, अगर हम इस तरह से इस कॉन्सेप्ट को समझें कि नफसियाती उलझने या नफसियाती दबाव या नफसियाती जो बीमारियां हैं वो असल में आपके रोजमर्रा के कामों में डिस्टर्बेंस हैं। जो डिस्टर्बेंस आप डिटेक्ट कर सकते हैं, आप उनको उनका मुशाहिदा बहुत आसानी से कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई नफसियाती तौर पे डिस्टर्ब इंसान है तो वो जरूर कोई अजीब हरकत करेगा तो आपको पता चलेगा कि आज जो है इसने उल्टी कमीज पहन ली है, उल्टी छलांगे मार रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपका जो रूटीन का बिहेवियर है उसमें डिस्टर्बेंस आ जाती है, या तो आपका बिहेवियर, आपका डेली रूटीन की एक्टिविटीज बहुत डिक्रीज हो जाती है या बहुत इंक्रीज हो जाती है। मिसाल के तौर पे एक बच्चा जो नॉर्मल था, बातचीत करता था, खेलता था, उसने खेलना बिल्कुल छोड़ दिया, या उसने सारा दिन वो खेलता ही रहता है, वो और कोई काम ही नहीं करता, उसको बुलाएं भी तो वो खाना नहीं खाता। नॉर्मल उसका जो रवैया था वो उससे हट के वो गैर मामूली रवैये की तरफ चला गया। बिल्कुल बिल्कुल। और बच्चों में ये अलामात बहुत ज्यादा शदीद, मतलब आप समझ लें कि यही एक चीज है जो सबसे प्रोमिनेंट उनमें नजर आती है कि उनका और बड़ों में भी ऐसा ही है कि आपका डेली बिहेवियर चेंज होना शुरू हो जाता है। एक बच्चा जो बहुत मतलब नॉर्मल खाता था, उसकी खुराक नॉर्मल थी, अचानक से उसकी एपेटाइट लूज कर गया, बिल्कुल कुछ नहीं खाना खाता, या बहुत ज्यादा खाना शुरू हो गया, तो इसका मतलब है कि कोई चीज उसको बॉदर कर रही है, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कोई दबाव है मसला जिससे वो गुजर रहा है। जी ठीक है। बिल्कुल। तो आप समझते हैं कि एक बच्चा जो है उसका फेवरेट टॉयज थे, फेवरेट कार्टून्स थे या फेवरेट खेल थे, अचानक से उसने खेलने बंद कर दिए, तो आपको जरूर पता होना चाहिए कि ये इसकी जो रूटीन थी उसमें ये तब्दीली क्यों आई है। तो बच्चों में इसकी डिटेक्ट करने की सबसे चीज होती है कि आप उनके डेली बिहेवियर को मॉनिटर करें कि मैं यहाँ थोड़ा सा फिर आपको रोक कर एक बात करना चाहूंगी कि अगर हम उन बच्चों की बात करें कि जो हम ऐसे घरों में मौजूद हैं जिनके पास वीडियो गेम्स खेलने को नहीं है या जिनके पास बहुत अच्छे खिलौने नहीं हैं, तो उनमें हम कैसे ये चीज जान सकते हैं कि उनका रवैया नॉर्मल नहीं। मसलन अगर वो किसी अपने दोस्त के साथ खेलने में बड़ी खुशी महसूस करते थे तो अब वो नहीं खेल रहे, या उनका कोई पसंदीदा खाना बना था तो अब उन्हें उस तरह से खाना अच्छा नहीं लग रहा। तो ये भी आम जिंदगी के जो उसके रोजमर्रा के मामूलात थे उनमें अगर वो कोई फर्क आ गया है तो हमें समझना चाहिए कि बच्चा किसी जहनी दबाव से गुजर रहा है। ठीक है, बिल्कुल ऐसी है। और आप अगर आप उस वक्त मतलब ये इस तब्दीली को अगर आप उसका मुशाहिदा करते हैं तो जरूरी नहीं कि वो उसी दौरान उसका, जैसे बीमारी का ऑनसेट कहा जाता है, कि उसी दौरान वो नफसियाती मसला शुरू हो गया हो। इस तरह की तब्दीली बाज़ औक़ात बहुत बाद में उसका मसला नजर आता है कि ये हो सकता है कि बच्चे के खाने में किसी स्ट्रेस की वजह से बच्चे की रूटीन में खाने की डिस्टर्बेंस आ जाए, वो बहुत ज्यादा खाना शुरू कर दें या बहुत कम खाना शुरू कर दे। अगर ये मसला आप हल नहीं करते, रिगार्डलेस इस चीज से कि उसको जहनी मसला कोई और है या नहीं है, लेकिन वो डिस्टर्बेंस जो थी अगर वो आप हल नहीं करेंगे तो वो उसकी बाकी जिंदगी पे बहुत ज्यादा असर करेगी। मिसाल के तौर पे ऐसे बच्चे आपने देखा होगा, बच्चों में ओबेसिटी बहुत बढ़ जाती है, वो बहुत मोटे होना शुरू हो जाते हैं, और हम कहते हैं कि नहीं बच्चा खा रहा है, सेहत बना रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एक बच्चे की खुराक भी उतनी ही मतलब एक प्रोपोर्शन में होनी
होनी चाहिए जितनी एक एडल्ट अपने खाते वक्त ध्यान रखते हैं। तो बच्चे को हर चीज नहीं खिला देनी होती, उसको भी एक लिमिट होती है कि इसके बाद उसको अपना दे। तो बच्चे में अगर ये डिस्टरबेंस आ गई है कि बहुत ज्यादा खाना शुरू हो गया, हो सकता है वक्ती स्ट्रेस की वजह से, लेकिन आप वो बिहेवियर भी सही करना बहुत जरूरी है कि बाद में अगर उसको ईटिंग डिसऑर्डर का मसला हो गया तो फिर वो उसको हल करना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये तो अलामात के हवाले से बात मैंने बता दी कि आपका जो डेली का बिहेवियर है उसमें डिस्टरबेंस आएगी, आउट ऑफ बैलेंस हो जाएंगे, आपके इमोशनल इवन इमोशनल एक्सप्रेशंस में डिस्टरबेंस आती है। सिर्फ ये आपकी रूटीन नहीं है, आपके नफ्सियाती बर्ताव में, आपके जज्बाती बर्ताव में। यानी एक बच्चा जो बहुत काम था, आराम से बात सुनता था, अचानक से उसने चीखना शुरू कर दिया, वो बात बात पे चीखता है, जिद करता है। या ऐसा बच्चा जो पहले बात समझता था अब अचानक से कहता है मैं नहीं मानूंगा, या जिद करता है। तो आप समझ लें कि डिस्टरबेंस किसी भी हवाले से हो सकती है, उसकी ज़ाहिरी हरकत में हो सकती है, जज्बाती तासुरात में हो सकती है, जहनी तासुरात में हो सकती है। तो वो किसी भी हवाले से आपके लिए आपको देखना चाहिए कि कहाँ इसका रोज के बिहेवियर में तब्दीली आ रही है। ठीक है, ठीक है। अच्छा राकिया, ये बाज दफा मैं महसूस करती हूँ कि बाज चीजों में बहुत बारीक सा फर्क होता है कि आया ये बच्चे का नॉर्मल बिहेवियर है या एबनॉर्मल बिहेवियर है। मसलन फर्ज कीजिए कि एक बच्चा है और वो कामगो नहीं है, वो शर्मीला नहीं है, लेकिन जो ही कोई मेहमान आते हैं तो वो भाग जाता है, कमरे में जाकर छुप जाता है। तो क्या हम इसे सिर्फ शर्मीलापन ही कहें या हम इसको ये कि वो अपने आप को बचा रहा है? मतलब क्या ये कोई एबनॉर्मल थोड़ी सी ऐसी, क्योंकि बच्चों में बाज दफा होता है कि ठीक ठाक होते थे पहले, लेकिन अब उन्होंने ये कुछ अरसे से कोई मेहमान आता है तो जाके अपने आप को अंदर छुपा अंदर लेता छुपा। है। जी, तो इस बिल्कुल तरह के ये बिहेवियर आप कह सकते हैं कि अच्छा ये बहुत शर्मीला है, ये सोशलाइज नहीं कर सकता, तो क्या इसको ये कह के कबूल कर लेना चाहिए या इसके पीछे भी हमें देखना चाहिए कि कोई मसला तो नहीं चल रहा, वो क्यों खुद को छुपा लेता है? या बाज दफा ऐसे भी बच्चे देखे गए कि आमतौर पर तो होता है कि माँ बाप के साथ बच्चे अटैच्ड होते हैं, लेकिन बाज दफा बाप के सामने वो सब कुछ कहते हैं, लेकिन अच्छा मामा नहीं सामने होनी चाहिए, मामा के सामने मैं ये नहीं कहूंगा या बाबा के सामने मैं ये नहीं कहूंगा, या माँ बाप में से किसी एक का। तो ये भी हो सकता है कि माँ बाप के दोनों में से किसी एक का रवैया कुछ ऐसा हो कि उसके सामने वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकता, या ये नॉर्मल रवैये हैं या इनको भी हम एबनॉर्मल बिहेवियर में हम ले सकते हैं? मैं ये वाला सवाल मेरे जहन में था कि ये इस हवाले से मैं जरूर बात करूंगी कि कहाँ पे हम उनकी शख्सियत को जहनी दबाव और शख्सियत में कैसे फर्क करें। तो आई एम वेरी ग्लैड कि आपने ये सवाल पूछ लिया। जो आपने जिस तरह से सवाल पूछा मेरे ख्याल से जवाब भी उसी में है कि एक बच्चा जो उसकी पूरी की पूरी शख्सियत ही ऐसी है कि वो कम घुलता मिलता है, बहुत जल्दी एक कोई अजनबी है उससे बात करना उसको पसंद नहीं आता, या अपने घर वालों के साथ ज्यादा कंफर्टेबल है, बाहर के लोगों के साथ इतना जल्दी उसको मुश्किल पेश आती है, घुलता मिलता नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि उसकी अगर शुरू से ही ऐसी पर्सनालिटी थी तो वो उसकी पर्सनालिटी का हिस्सा है। लेकिन जैसे हमारी एक दफा सेशन में बात हुई थी कि अगर आपको बच्चों में लगे कि कुछ चीजों की कमी है जो बाद में शायद उनको मुश्किलात पेश आ सकती है, तो आप उसको बैलेंस करने की कोशिश करें। एक बच्चा जो बहुत ज्यादा बोलता है उसको सिखाएं कि आराम से बैठना क्या होता है, सुकून करना क्या होता है, खामोश रहना क्या होता है, दूसरों की बात सुननी क्या होती है। और जो शर्मीला है आप उसके लिए छोटी छोटी प्रैक्टिसेस रख दें, उसे पार्क में लेके चले जाएं, आप उसे कहीं वो जो सामने बच्चा खड़ा है उसने घड़ी पहनी है उसे वक्त पूछ के आओ, या वो अंकल खड़े हैं, मतलब आप अपनी सुपरविजन में उसको स्टेप बाय स्टेप लोगों से इंटरेक्ट करना सिखाएं। आप उसके लिए टास्क रख दें कि भाई जो भी बंदा घर में आएगा आप सबसे पहले उसको सलाम करेंगे, जाके आप ही होंगे जो दरवाजा खोलेंगे और आप सलाम करेंगे, उसके बाद आप बेशक जहां मर्जी चले जाएंगे, कमरे
कमरे में चले जाएं। तो ऐसे है कि हम छोटी छोटी चीजों से उसको हेल्प आउट कर सकते हैं। हमने बिल्कुल उसको ऐसे नहीं करना कि शख्सियत ऐसी ही है और ये बदल नहीं सकती। तो आप कोशिश करें कि शुरू के बच्चे की 5 सालों में जितनी आप उसको बैलेंस पर्सनालिटी कर सकें उसकी, वो कर दें, क्योंकि बाद में जरा तब्दील होना मुश्किल होता है। दूसरा सवाल ये, दूसरा उसका पहलू आपने जो इस तरह से कहा कि एक बच्चा है वो अचानक से जो है वो पहले ठीक था, बाद में उसने ये करना शुरू कर दिया कि छुप जाता है, लोगों से ज्यादा बात नहीं करता। तो इस हवाले से भी जैसे हमने बात की कि डिस्टरबेंस या बिहेवियर में चेंज कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वजह बनती है उसकी। बहुत सारे बच्चे इस वजह से भी एक्ट इस तरह से करते हैं कि उनकी जो छोटे बच्चे जब प्यूबर्टी तक पहुंचते हैं तो उनकी शख्सियत में तब भी तब्दीली आती है, उनके इमोशंस इंक्रीज हो रहे होते हैं, हार्मोनल चेंजेस आ रहे होते हैं। तो उस दौरान भी उनको गाइड करना, उनकी पर्सनैलिटी को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। लेकिन ऐसी चीज जिसकी कोई वजह आपको जाहिरन नजर ना आ रही हो तो उसकी कोई बातनी वजह हो सकती है। हो सकता है कि उसने घर के किसी फर्द में मतलब हो सकता है कि किसी ने उसको किसी तरह से क्रिटिसाइज किया हो उसकी जाहिरी शख्सियत पे, उसकी बात करने के तरीके पे, या आपने ही गलती से आपके दिमाग से निकल गया, आपने सबके सामने उसकी बुराई कर दी कि ये देखो ये सही, आज, या ये मजाक ऐसे किया। उड़ा दिया छोटा सा, जो आपके लिए उतना शर्मिंदगी का बायस नहीं था, लेकिन बच्चे ने महसूस किया कि ये मैं जब भी सामने होता हूँ ये मदर या हम्म, फादर कोई ना ऐसी बात करते हैं कि कोई उनके ऐसे लिए तो हंसी मजाक का एक पहलू है, लेकिन वो बच्चे को शर्म आ रही होती है। यानी तो वो ये भी जजमेंट वजह हो से सकती है। घबराता है कि लोगों के सामने मुझे जज किया बिल्कुल जाएगा, इससे बिल्कुल बेहतर है कि बिल्कुल मैं जाकर कहीं छुप ही बिल्कुल। जाऊं। या फिर ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि आप उन खास मेहमानों या उनसे मुतल्लिक आपका रवैया बहुत क्रिटिकल है, कि आप कहते हो वो लोग आ गए तो उन्होंने तो बहुत मतलब हम्म, वो ये भी ठीक कर लो वो भी ठीक कर लो, वो आके उनको ठीक है। बुरा ना लगे। तो बच्चा देख रहा होता है कि आप कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, आप कितने उनकी क्रिटिकल बिहेवियर से डर रहे हैं। तो वो भी फिर शर्म करना शुरू कर देगा कि इस बंदे के सामने नहीं ठीक। जाना, पता नहीं वो क्या करेंगे। तो इस तरह की बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। एक और चीज जो जो बड़ी अलार्मिंग है वो ये है कि एक बच्चा अगर एक खास बंदे से या एक खास तरह के बंदों से छुपना शुरू कर दे तो उसके पीछे बाज़-औक़ात अब्यूज के केसेस भी होते हैं। तो ये ठीक है, भी हमें बिल्कुल। ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि कहीं वो शख्स जिससे बच्चा अवॉइड कर रहा है अचानक से अवॉइड करना शुरू हो गया, या उन जैसे आदमियों से डरता है कि और उनके करीब नहीं जाना पसंद करता, तो उसका मतलब है कि उसको कुछ ऑलरेडी थ्रेट मिल चुकी है, उसको कुछ बुरा एक्सपीरियंस उस खास बंदे के साथ हो चुका है। तो हो आप चुका है। बेहतर है कि उसको अकेले में डिस्कस करें उसके साथ कि आपको वो अच्छे नहीं लगते या आपको उनसे शर्म आती है। तो मेरे ख्याल से हम्म, अगर आप कंफर्टेबल रह के उनसे बातचीत करेंगे तो वो खुल के बताएंगे। तो बहुत सही। दफा अब्यूज के केसेस निकलते हैं ऐसी चीजों में कि वो एक खास अंकल को अवॉइड कर रहे हैं, मौलवी साहब को अवॉइड कर रहे हैं, टीचर को अवॉइड कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि अब्यूज भी इसके पीछे हो सकता है जिस्मानी तशद्दुद का शिकार हो बच्चा, जज्बाती तशद्दुद का शिकार हो, या जिनसी तशद्दुद का शिकार हो। तो ये बड़े सेंसिटिव टॉपिक है। तो वही जी, बात है कि आपने तो हल्की सी यहाँ मैं सॉरी, क्योंकि बात चल रही है तो मैं जरूर वालिदैन को ये कहना चाहूंगी कि अगर बच्चे किसी वक्त ये कह रहे होते हैं कि हमें फलां अंकल के साथ नहीं जाना या हमें उसके साथ नहीं बैठना, तो आप इसको ये ना कहें कि अच्छा नहीं नहीं, कोई बात नहीं है, क्या है, कुछ नहीं है, तुम चले जाओ। तो बच्चे जी अगर किसी चीज से खौफजदा होते हैं या उनको नहीं समझ आ रही कि वो किस तरह जी आपको बताएं, तो ज्यादा उनका इजहार यही होता है कि मैंने उनके साथ नहीं जाना, मैंने जी उनके बिल्कुल साथ बिल्कुल नहीं बैठना। तो इस बात को नजरअंदाज मत करें और जरूर अच्छा, देखें कि बच्चा अगर कुछ लोगों के साथ अकेले जाना या उनके साथ बैठना या रहना पसंद नहीं कर रहा, तो उसको आप नोटिस करें और उसको नजरअंदाज मत करें। बच्चे को बिल्कुल छोटा समझ करके ये शर्मा रहे उनसे, नहीं नहीं तुम जरूर उनके साथ जाओ, ये तुम्हारे अंकल हैं, ये तुम्हारे हाँ फलां हैं, तो ऐसा तो हाँ नहीं करते। तो ये जरूर इस बात को जहन में रखिए कि आपने बिल्कुल बच्चों की बात को बिल्कुल भी फेंकना नहीं है, उसको बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना और देखना है बिल्कुल सही कि बात। बच्चे का ये बिहेवियर क्यों हो रहा है।
ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक मैं राकिया छोटा सा ज़हनी नुक्ता मैं अगर जी, ऐड जी। कर दूं, मुझे आप थोड़ा सा दीजिएगा वक्त कि जी, जरूरी नहीं कि वो एक खास बंदे को अवॉइड ही कर रहा हो तो उसके पीछे कुछ मसला है। बाज जी, औकात जी। बच्चे जो हैं अननोइंगली या नोइंगली किसी बंदे के साथ बहुत ज्यादा अटैच भी हो जाते हैं, उसके पीछे भी बाज अच्छा, औकात अब्यूज होता है। क्योंकि जो अब्यूजर्स हैं, जो बच्चे को एज अ विक्टिम देख के उन पे अटैक करना चाहते हैं, वो सबसे पहले उनको अल्यूर करते हैं। सबसे पहले उनको इस तरह से चीजें करते हैं कि टॉफीज ला के देते हैं, बहुत ज्यादा उनको गिफ्ट्स देते हैं कि ताकि बच्चा मानूस हो जाए। तो उनके अगर साथ आपका रहें। बच्चा अचानक से किसी के साथ, किसी अजनबी के साथ जो कि उसके घर का फर्द नहीं भी है, उससे भी हुँ, अचानक बहुत अटैच हो जाता है और मैंने उन्हीं के पास जाना है, तो फिर भी आपको ख्याल रखना चाहिए कि ये ख़्याल जो रखना बढ़ती चाहिए। हुई ताल्लुक है, इसकी क्या वजह है क्या, और अपनी ठीक है। सुपरविजन के बगैर उनको कभी भी अनअटेंडेड ना छोड़ें जब तक कि वो अपनी हिफाजत खुद करने के काबिल नहीं हो जाते। तो मेरे ख्याल से ये पॉइंट भी बड़ा जरूरी था जो मुझे लगा ऐड करना चाहिए। ठीक है। अच्छा राकिया, आप हमें क्या बता सकेंगी कि कुछ और बच्चों के कुछ ऐसे रवैये जिनसे हमें पता चल सके कि वो किसी ज़हनी दबाव का शिकार हैं? एक तो हमने हम्म। शुरू में ये बात की कि उनके रोज़मर्रा के मामूलात में तब्दीली आ जाती है। तो जैसे मैं स्कूल के उन्होंने बच्चों का बताया कि वो बच्चे जो हैं वो किसी से बात ही नहीं करते, खामोश अलग-थलग होके बैठ जाते हैं। हम्म। या कोई हम्म। बच्चा है बैठा है तो अपनी ही दुनिया में खोया हुआ है, नाखून अपने काट रहा है। तो क्या ये सारे ऐसे प्रॉब्लम हैं कि जो माँ-बाप की वजह से या इर्द-गिर्द के माहौल की वजह से अगर हैं, तो हम्म। क्या करें ऐसे बच्चों के साथ? वालिदैन कुछ करें, टीचर्स का क्या रवैया हो? किस हम्म। तरह इनकी मदद की जा सकती है ऐसे हम्म। बच्चों की कि जो इस तरह से परेशान रहते हैं और जी। टीचर तक को एहसास होता है कि हाँ ये जी। बच्चे परेशान हैं, तो आप ऐसे बच्चों के वालिदैन को क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी, पहले तो आपने जो सवाल का शुरू का हिस्सा इस तरह से आपने कहा कि और क्या क्या अलामात हो सकती हैं, उस पे हम थोड़ा सा बात कर लें। कि एक तो बच्चे के आप देखें कि बच्चे एक इंसान में जितने ज्यादा पहलू हैं, एक उसका जिस्मानी पहलू है, एक उसका जहनी पहलू है, एक उसका जज्बाती पहलू है। तो इनमें कहीं भी आपको डिस्टरबेंस नजर आ सकती है। मिसाल के तौर पे एक बच्चा जो है एवरेज था या बहुत अच्छी पढ़ाई करता था, अचानक से वो होमवर्क करना छोड़ दिया उसने, अचानक से वो सबक याद नहीं करता, आपको लगता है कि उसकी शख्सियत ही बदल गई है। आप कहते हुँ, हैं कि ये तो बड़ा अच्छा बच्चा था, ये तो उसको बड़ी जल्दी याद हो जाती थी चीजें, ये पार्टिसिपेट करता था क्लास में, अब वो म्यूट होके बैठ गया। या हुँ, रिसेस के वक्त सारे बच्चे खेल रहे हैं, वो बच्चों को अवॉइड कर रहे हैं। या फिर आप कह लें कि खोया हुआ रहता है, आप उससे सवाल पूछ रहे हैं, उसको नहीं पता आप क्या सवाल पूछ रहे हैं। या फिर अपनी पर्सनल हाइजीन का ख्याल नहीं रख रहा, उसको नहीं पता हुँ, उसकी चीजें कहाँ हैं, उसको नहीं पता वो कहाँ बैठा हुआ है। तो इस हुँ, तरह की चीजें टीचर्स बहुत बासानी आप समझ रहे हैं कि उनका मुशाहिदा कर हुँ, सकती हैं, क्योंकि टीचर्स को तो पता होता है कौन सा बच्चा किस तरह से हुँ, कर रहा है। जी, जी। और दूसरा ये कि आपके साथ बच्चा जो है वो कितना किस तरह से इंटरेक्ट करता है। हम ये भी देखते हैं स्नेस है वो टेंट्रम की शक्ल में बाहर आता है। बच्चे को अगर किसी चीज पे गुस्सा है या किसी चीज के बारे में वो दुखी है या किसी हवाले से वो अनसेटिस्फाइड है या वो उसको वो हेल्पलेस महसूस करता है कि कोई डेंजर है जिससे वो हेल्पलेस महसूस कर रहा है, तो वो हमेशा टेंट्रम शो करता है, हमेशा बदतमीजी हुँ, करता है, मैंने नहीं करना, मैंने नहीं जाना, मैंने नहीं खाना, या किसी बात पे जिद पकड़ के बैठ जाता है। तो बच्चों के टेंट्रम्स के पीछे बहुत सारे, जिसे कहते हैं ना, आप इतने छोटे साइज के होते हैं, आपको पता नहीं होता आप अपनी हुँ, अथॉरिटी, अपनी बात दूसरे तक कैसे पहुंचाएं, आपके अल्फाज बड़े डेवलप नहीं हुए होते जैसे बड़े बात कर सकते हैं। तो बच्चा हेल्पलेस फील करता है तो उसको गुस्सा आता है। ये ऐसे ही है कि आप जब आपको अगर बिल्कुल ही आपको मफलूज कर दिया जाए, आप कोई कुछ करने के काबिल नहीं, तो आपको गुस्सा आएगा। जब आप कुछ नहीं कर सकते तो आपको गुस्सा आता है। तो बच्चे में आप गुस्सा जो है वो बड़ा एक सिग्निफिकेंस उसका हुँ, किरदार होता है कि अगर आपका बच्चा अचानक से शाउट करना शुरू हो गया है, उसकी बिहेवियर में इस तरह की तब्दीली आई है कि वो बदतमीजी करना शुरू हो गया है या टेंट्रम हुँ। करता है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं वो उसको कुछ चीज डिस्टर्ब कर रही है। अच्छा और चलिए दूसरा राकिया, आपने ये तो बताया कि जी, जी। पूछा इस हवाले से। जी, जी, प्लीज़। जी जी पूछिए। हाँ जी, अब मैं इसी दूसरा बात आपने को कहा कि जी। बच्चा जो है वो
जी, बच्चा जो है वो अलग-थलग रहता है, वो ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करता या बिल्कुल उस तरह से कट के बैठ गया। तो वही बात है कि अगर तो या तो उसकी शख्सियत का हिस्सा हो सकता है, और अगर वो नहीं है शख्सियत का हिस्सा, शख्सियत का अगर हिस्सा है, तो वही बात, उसको बैलेंस करने के लिए हम उसे वालिदैन की भी मदद की जरूरत है और टीचर्स की मदद की भी जरूरत है कि वो भी उसको इनकरेज करें बातचीत करने पे। अगर क्लास में कोई सवाल पूछा जा रहा है और उसको इनकरेज करें कि वो जवाब दे, उसको अप्रिशिएट करें, तो वो जो बुनियादी झिझक है उसके अंदर वो खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर ये तब्दीली अचानक से आई है, तो वालिदैन का टीचर्स के साथ कम्युनिकेट करना बड़ा जरूरी है कि टीचर्स घर पे रिपोर्ट करें कि आपका बच्चे की बिहेवियर में ये तब्दीली आई है। हमारा मसला ये है कि हम सिर्फ टीचर्स उसी वक्त कम्युनिकेट करती हैं ज्यादा जब उसके ग्रेड्स कम आ रहे होते हैं या ज्यादा आ रहे होते हैं, सिर्फ वो रिपोर्ट कार्ड घर पहुंचता है। लेकिन छोटी छोटी चीजें कि आपका बच्चा बदतमीजी क्यों कर रहा है, आपका बच्चा जो है उसके बिहेवियर में ये तब्दीली क्यों आ रही है, वो आज उसने बाल नहीं बनाए हुए थे, मुंह नहीं धोया हुआ था, तो ये क्या आपके घर में ये क्या मसला चल रहा है। तो टीचर्स का बहुत बड़ा रोल होता है। मतलब अगर वालिदैन भी मिसाल के तौर पे वालिदैन घर में झगड़ते हैं, बहुत ज्यादा उनकी मसाइल चल रहे हैं, तो बच्चे की शक्ल पे नजर आता है, उसके हुलिये पे नजर आता है कि घर में क्या चल रहा है। तो मैं यही असल में जी राकिया जी पूछना चाह रही थी कि ये अभी तो हमने बच्चे के हवाले से देखा कि जी बच्चे जी में ये अलामात जाहिर होना शुरू हो जाती हैं, जिससे वालिदैन को देखना चाहिए कि कोई ऐसे रवैये हैं जिनकी वजह से बच्चा डिस्टर्ब है। तो वो जी इर्द गिर्द भी अपने जी जी देख सकते हैं कि आया कोई उनके साथ कोई ज़हनी या जज्बाती तशद्दुद हो रहा है उसकी वजह से। अगर वो देखते हैं, अपने आप को अगर चेक करना चाहें और बच्चे, तो क्या क्या फिर करें, वालिदैन क्या करें, अपने आप को किस तरह से देखें और बच्चे के साथ वो मसला हल कैसे करें? वो मैं थोड़ी रहनुमाई चाहती हूँ कि वालिदैन को जी बताया जाए कि अगर ये सब अलामात बच्चे में आपको नजर आ रही हैं, तो अब बच्चे के साथ क्या करना चाहिए? जी, पहला जो इस हवाले से आप जो स्टेप ले सकते हैं वो है कि आप जिसे कहते हैं हम साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड जिसे कहा जाएगा, कि आप सबसे पहले बच्चे से वन टू वन बात करें। आप उससे कम्युनिकेशन ठीक करें अपनी, हर बात पे मतलब वही बात है कि वो बेचारा सब कुछ सीख के तो नहीं आया, आपसे ही सीखेगा, आपके ना करने से रुक जाएगा, आपके हाँ करने से चल पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आप बच्चे से खुद बात करने की कोशिश करें कि बेटा आपको मैं देख रही हूँ कि कुछ दिनों से आपको चीजों पे बहुत गुस्सा आ रहा है। आपको कुछ अरसे से आपको लग रहा है कि आपका पढ़ने का दिल नहीं करता, आपका ध्यान कहीं और होता है। उसे मिसालें देके बताएं कि आपने इसके जवाब में ऐसा किया था, तो मुझे फिक्र हो रही है आपकी, आप बताएं कि आपको कोई परेशानी है, मुझे बताओ, मेरे साथ डिस्कस करो। तो ये तो वो है पहला स्टेप जो वालिदैन खुद ले सकते हैं। मुझे लगता है कि बहुत सारे केसेस में बच्चा खुल के बताना शुरू कर देता है जब आप उससे वाकई हार्ट टू हार्ट ओपन डिस्कशन करते हैं। उसे ये इस तरह से बात शुरू नहीं करते कि तुम इतने बदतमीज क्यों हो गए हो, तो इस तरह से बात नहीं शुरू की जाती। आप उसे बताएं कि आप उसके लिए परेशान हैं, आपने नोटिस किया है कि वो भी परेशान है इसलिए वो ऐसी चीजें कर रहा है। तो बच्चे को आप एक्नॉलेज करें कि अगर कोई परेशानी है तो सब लोग परेशान होते हैं, आपको भी हक है, आपको भी कोई चीज बुरी लगती होगी, तो मुझे बताओ आप ऐसा क्यों करते हो, ये कोई मसला है, आपको कोई बात बुरी लगती है, कोई बंदा बुरा। तो ये तो हमारा पहला स्टेप है कि वालिदैन जो घर में सबसे ज्यादा क्लोज है उसके, जिससे बच्चा बातचीत कर लेता है, माँ से ही ज्यादा करते हैं बच्चे, तो अगर तो वो उस हवाले से डिस्कस कर लेता है तो आपको अपने आप जो है उसका मसला पता चल जाएगा। लेकिन अगर तो उसका मसला कोई ऐसा है जो थोड़ा सा पेचीदा है, या वो बच्चा हाइड कर रहा है, या आपको नहीं समझ आ रही है क्या कहना चाह रहा है, तो फिर नेक्स्ट स्टेप होता है कि आपको किसी नफ्सियाती माहिर के पास ले जाएं। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि एक बीमारी जो है वो आपको आपको लगा बच्चे को बुखार है, आप उसको कंबल ओढ़ाते हैं, उसको गर्म दूध पिलाते हैं, तो अगर वो ठीक नहीं हुआ तो जाहिर सी बात आप उसे डॉक्टर के पास लेके जाएंगे। जाहिर सी बात है कि आप किसी फिजिशियन के पास लेके जाएंगे कि मुझे मसला समझ नहीं आ रहा, वो आपको बताएगा कि एलर्जी है, गला खराब है, वो फिर आपको तफसील से बताएगा क्योंकि वो उस चीज का माहिर है।
तो आप बच्चों के किसी उसको माहिर के पास लेके जाइए, फिर वो सेशंस के साथ थोड़ा थोड़ा। अब इसमें ये हमारी डिस्क्रिमिनेशन आ जाती है कि जी ये तो नफसियाती मसाइल बच्चों में कैसे हो सकते हैं, उनको तो कोई परेशानियां ही नहीं है, वो तो मजे से खाते हैं, आते हैं और लेट जाते हैं और खाते पीते सोते हैं, परेशानियां तो हमें होती है, हम तो कमाते हैं, हमने तो दुनिया। लेकिन ऐसा है कि जैसे एक बच्चे की जिस्म बीमार हो सकता है, उसका जहन भी बीमार हो सकता है, तो इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। ये ऐसे ही है कि मैं कहूँ कि मुझे चोट लगी है और मैं इतनी शर्मिंदा हो गई हूँ कि मुझे चोट क्यों लग गई है, मुझे तो लगनी नहीं चाहिए, ये तो बड़ी शर्म की बात है। तो आप ऐसा नहीं करेंगे, जाहिर सी बात है। तो नफसियाती उलझने भी एक जिस्मानी तकलीफों की तरह होती हैं, जिसका आपने इलाज करना है। तो ये 2 स्टेप हैं जो यूजुअली हम फॉलो करते हैं। उसके बाद फिर वही बात है कि आप ओपन कम्युनिकेशन जितनी रखेंगे बच्चे के लिए, आपके साथ बात करना और फिर मसाइल का पता चलना उतना आसान हो जाएगा। ठीक। तो सबसे पहले यानी जो हम घर में काम कर सकते हैं वो ये है कि बच्चे के साथ जिस हद तक हो सकता है उसके साथ जी ताल्लुक बनाया जाए कि जी बच्चा बिल्कुल कहीं भी जहनी दबाव महसूस करता है तो फौरन अपने माँ बाप में से जिसके भी वो ज्यादा करीब है वो उसको बता बिल्कुल। सके, उसके साथ इतना ताल्लुक जरूर अपना रखिए कि बच्चा जी कोई भी अपनी बुरी लगने वाली चीज या कोई भी अपना वही जहनी दबाव आपको बता सके। अगर वो अपना जहनी बिल्कुल दबाव आपको नहीं बता सकता तो फिर ये बढ़ता चला जाएगा और फिर नौबत ऐसी पहुंच जाएगी कि आपके हाथों में शायद वो ना रहे। तो बिल्कुल। अगर बच्चे बचपन में ही ऐसी चीजें, हमारा मकसद इस गुफ्तगू का यही था कि आप खुद अपने तौर पर इस बात को देख सकें कि आपका बच्चा डिस्टर्ब हो रहा है, उसका बिहेवियर एबनॉर्मल हो रहा है, तो आपके लिए ये आप अलर्ट हो जाएं कि बच्चा ऐसा बिल्कुल कर रहा है, उसके साथ बात करने की कोशिश करें। आप जानती हैं वो आपका बच्चा है कि आप उसके साथ कैसे प्यार मोहब्बत से बात कर सकते हैं, उसकी जी परेशानी को बिल्कुल अपनी परेशानी बना के तो बिल्कुल। फौरन उसको हल करने की कोशिश करें कि वो कौन सा ऐसा रवैया है कि जो बच्चे को इतना डिस्टर्ब कर रहा है। जी तो बिल्कुल। यही हमारी यहाँ पे मैं आज एक की। छोटा जी सा जी एक, अगर आप मुझे थोड़ा अगर वक्त है हमारे पास, तो एक नुक्ता मैं जी जी यहाँ पे शामिल कर दूं कि जी बहुत जरूर। सारी डिस्टरबेंस सटल लेवल पे भी होती हैं, वो उस तरह से आपको उसके बिहेवियर में शायद आम हालात में डिटेक्ट करनी मुश्किल हो। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने एक मिसाल दी कि बच्चा जो है वो बहुत ज्यादा खाना शुरू कर देता है। तो ठीक आपके है लिए तो नॉर्मल बात है, खाने में क्या मसला हो सकता है, बहुत ज्यादा सोना ठीक है शुरू कर ठीक देता है, सारा सारा ठीक दिन है। सोता रहता है, सारा दिन कुछ ना कुछ खाता रहता है। आप कहते हैं कि तुम्हें तो अभी हम्म दिया था खाना, वो कह रहे मतलब वो हम्म। बता नहीं रहा, उसको बस लगे बता जा नहीं रही रहा। है, भूख लगे जा रही है। तो बाज औकात इसको स्ट्रेस ईटिंग कहा जाता है, इसको हाइपोमेनिया, ज्यादा सोने का और वो जो मसला है उसका। ठीक है। तो स्लीपिंग डिसऑर्डर्स और ईटिंग डिसऑर्डर्स जो हैं, ये भी हम्म। किसी स्ट्रेस या किसी दबाव का नतीजा हो सकते हैं। बल्कि तो ज्यादा जरूरी नहीं है कि वो, खतरनाक है कि आप जी इनको नॉर्मल बिल्कुल, समझ रहे हैं। जी 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 बिल्कुल ऐसे ही है कि जरूरी नहीं कि वो जो अलामात हैं वो उसके टेंट्रम या गुस्से की शक्ल में ही बाहर निकले। वो बाज ठीक है। औकात उसकी आउट ऑफ बैलेंस चीजों में भी नजर आएंगे आपको, कि बहुत ज्यादा एक काम करना शुरू हो गया, सारा सारा दिन छत पे रहता है अकेला, आपको नहीं ठीक है। पता क्या कर रहा है ऊपर। तो आप तो हम्म कहेंगे कि हाँ कोई बात नहीं, छत पे गया हुआ है, कोई बात नहीं। लेकिन आप ये सवाल पूछना चाहिए कि पहले नहीं जाता था, अचानक से छत पे जाके हम्म करता क्या है। तो वही हम्म। बात है कि उसके तन्हा हो जाने का, बहुत ज्यादा खाने का भी कोई ना कोई मतलब होगा, उसके पीछे भी मतलब कोई होगा। कोई ना कोई वजह होती है। ठीक ठीक। तो हम देख लेते हैं कि कमेंट्स में अगर कोई हमारे जी पास जी। हम हमारे पास सवाल हैं। एक अली मुराद साहब ने पूछा हुआ है कि हाउ डू वी डील विद स्लो लर्नर्स। अच्छा, स्लो लर्नर्स, आपको बता दूं फर्क है कि हम नफसियाती उलझनों को और स्लो लर्निंग या लर्निंग डिसेबिलिटीज को अलग-अलग रखते हैं। लर्निंग डिसेबिलिटीज या किसी का स्लो लर्नर होना, या बच्चा जिसकी जहनी आप कह लें कैपेसिटी बाकी कंपैरिजन में दूसरे बच्चों से मैच नहीं कर रही, तो ऐसे बच्चों को नफसियाती उलझनों में हम शामिल
शामिल नहीं करेंगे, इनके जो लर्निंग डिसऑर्डर्स होते हैं उससे मुतल्लिक ये चीज है। तो इसमें एक पूरा शोबा है जिससे हम मदद हासिल कर सकते हैं। डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स की वजह से बच्चा जो है वो स्लो लर्निंग करता है, या बाज़-औक़ात ऐसे होता है कि अगर तो उस स्लो लर्निंग के पीछे ज़हनी दबाव नहीं है, फिर हम उसको अलग कैटेगरी में ही रखेंगे। बाज़-औक़ात बच्चे जब किसी परेशानी का शिकार होते हैं, तो वो पढ़ना लिखना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो वही मुश्किल बात है कि आप कम्युनिकेट करें, आप देखें कि उसको वाक़ई लर्निंग डिसेबिलिटी है या किसी परेशानी की वजह से ऐसा कर रहा है। जी। मैं एक बात यहाँ ज़रूर वाज़ेह करना चाहूँगी कि बाज़ बच्चे पैदाइशी तौर पर ऐसे थोड़े बहुत ज़हनी मसाइल के साथ होते हैं। हम उन्हें स्पेशल नीड्स बच्चे कहते हैं। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये उनसे फ़र्क हैं जिन पे कि आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं। जी, जो बिल्कुल। आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं वो ऐसे है कि इर्द-गिर्द के माहौल की वजह से बच्चों जी, में क्या ज़हनी दबाव होता है और किस तरह वो नफ़सियाती तौर पर डिस्टर्ब हो जाते हैं। जी, तो ये जो जी। स्पेशल नीड्स के बच्चे हैं उन पे इंशाल्लाह ताला हम ज़रूर एक प्रोग्राम करेंगे और जिससे ये हुँ, पता चल सके वालिदैन को कि ये उनके बच्चे स्पेशल नीड्स हैं इनकी और वो उनकी अलामात क्या होती हैं और किस तरह उनके साथ बात करनी चाहिए या क्या आगे उनको लेकर जी, चलना बिल्कुल। चाहिए। तो उस पे हम इंशाल्लाह गुफ्तगू अलग से करेंगे। तो जी, बिल्कुल राकिया सही बात। एक पिछले प्रोग्राम का कुछ एक रज़ा जलील साहब का कोई कमेंट्स था, अगर आप उन पे कोई जी, जी। जवाब देना जी, चाहें जी, तो? एक और सवाल है वो आज के हवाले से, तो मैं पहले उसका हम लोग डील कर लें। जी, एक जी। सलवा ताहिर साहिबा ने पूछा है, सॉरी अगर आप मुझे नहीं पता फीमेल है या मेल है, सलवा मुझे फीमेल जैसा नाम ही लग रहा है, आई एम सो सॉरी। जी, जी। उन्होंने पूछा है कि मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ, जी फीमेल ही है, जी, कि जी। क्या वजह हो सकती है कि आजकल बच्चों के अंदर सॉरी बच्चों के अंदर बेदहानी का रुझान बढ़ता जा रहा है, बच्चे जमात में मुतवज्जा नहीं होते। देखने में बज़ाहिर लग रहा होता है कि बच्चा सुन रहा है, मगर ज़हनी तौर पर वो जमात में मौजूद ही नहीं होता। बराए मेहरबानी इस पे बात कीजिए। अच्छा, इस पे इस तरह से बात करेंगे कि सबसे पहले आप बच्चे का जो स्क्रीन टाइम है वो कम कर दें। क्योंकि आप अगर किसी दूसरे शख्स को पूछें जिसको आपकी डिवाइस का नाम नहीं पता, जिसको नहीं पता कि इसको फ़ोन कहते हैं, तो उसके लिए भी हम लोग ज़ॉम्बीज़ हैं। हम जो फ़ोन पे लगे होते हैं स्क्रॉलिंग, तो हम लोग भी माइंडलेस स्क्रॉलिंग करते हैं, और वो सबसे बड़ी वजह होती है आपकी फ़ोकस ख़राब करने की। आप देखिए कि जितना ज़्यादा आप ऑन स्क्रीन टाइम स्पेंड करते हैं, आपका फ़ोकस, आपका जिसे कहते हैं टॉलरेंस लेवल, वो नीचे आता जाता है। अब हमारा आप देखिए कि ओवर अ डेकेड हमारा जो फोकस एक ड्यूरेशन है, हमारा कैपेसिटी टू फोकस है, वो डिक्रीज हुई है बहुत खतरनाक हद तक। पहले हम बात जो है, अब हम 10 सेकंड भी किसी एक चैनल को, किसी एक इंसान को नहीं दे सकते। तो ये सिर्फ बच्चों में मसला नहीं बड़ा, ये बड़ों में भी बड़ा है। आप कभी बड़ों को भी देखिए क्लास में कि वो देख रहे होते हैं सामने, लेकिन उनका स्टूडेंट्स का ध्यान इधर उधर होता है। तो आप बच्चे के लिए डिफरेंट एक्टिविटीज ऐसी तरतीब दें जिसमें उसके फिजिकल और मेंटल फोकस का बड़ा हाथ हो, कि जैसे आप उसको छोटी छोटी चीजें हैं, आप उसको कलरफुल बटन्स दे दें कि रेड बटन अलहदा करो, ग्रीन बटन अलहदा करो। ये हैं ऐसी एक्टिविटीज जो उसका ध्यान मांगेंगी, कांस्टेंट ध्यान मांगेगी, और उसमें पेशेंस आएगा, उसमें फोकस आएगा। तो इस तरह की बहुत छोटी छोटी एक्टिविटीज हैं, आप उसका स्क्रीन टाइम कम करें और उसकी दूसरे वाले खेल जो है फिजिकल मेंटल वो इंक्रीज कर दें। तो यानी इस हम तरह से इसको बच्चा जो है क्लास। जी, 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 बिल्कुल, जी, जी। जिसको हम कहते हैं कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए। जी, जी, बिल्कुल। बच्चों की सिर्फ एक टीचर की बात सुनते रहना, मुस्तकिल बच्चा जी, 15-20 बिल्कुल। मिनट तक एक टीचर की बात नहीं सुन सकता, तो ज़रूरी नहीं है सुन सकता। कि एक्टिविटी बेस्ड होनी चाहिए ताकि बच्चे का फोकस उस तरफ ज़्यादा जाए। जैसे आपने कहा कि ये बटन्स रख दें और रेड और ग्रीन को अलग करो, तो ये वही जी, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग ही है। तो ये आजकल इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और जी, इसी को कोशिश करनी चाहिए कि बच्चों को इसकी जी, मदद से ही जी, हम पढ़ाने बिल्कुल। की कोशिश करें। जी। जी। अगला सवाल जो हमारा काफ़ी पहले का पेंडिंग था, वो ये था, उन्होंने सवाल पूछा कि हम अक्सर देखते हैं कि एक ही वालिदैन के बच्चे मुख्तलिफ शख्सियात के हामिल होते हैं। एक बहुत बदतमीज़ भी हो सकता है, एक जो है वो बहुत तमीज़दार होता है। तो और दूसरा उसी से मुतल्लिक उनका पॉइंट था कि क्या वजह है, मतलब उनका सवाल ये था कि जो हमारी जेनेटिक्स है और हमारा माहौल है, वो किस हद तक असरदार होता है, यानी ज़्यादा ताकतवर क्या है, कि हम जो जीन्स लेके
आते हैं या जो जैसा हमारा माहौल होता है। तो इस सवाल का तो ये जवाब है कि दोनों इंसान पर असरअंदाज होते हैं। अगर मैं कहूँ कि माहौल ज्यादा होता है तो ये बात भी गलत नहीं होगी। मतलब इसकी मिसाल तो हमारे सामने काउंटलेस मिसालें हैं कि एक बच्चा जो है, जैसे अगर आप देखें तो आइंस्टाइन का दिमाग जो था उसका जब स्कैन किया गया तो वो बेचारा तो उसकी एनाटॉमी ही इनकम्प्लीट थी उसके दिमाग की, और आइंस्टाइन बन गया वो। तो इसका मतलब है कि आपकी जेनेटिक जो एक फॉर्मूला है आपके पास, अगर वो दिया गया है आपको 50% या 30%, तो या मैं कहूंगी कि आपको 10% दिया जाता है जेनेटिक्स में, और आपने बाकी का 90% सीखना होता है, समझना होता है, आगे बढ़ना होता है। तो मेरे ख्याल से माहौल का ज्यादा असर है। जेनेटिक्स में कुछ चीजें आपको दी जाती हैं, टेंडेंसीज अल्लाह ताला की तरफ से, लेकिन वही बात है कि आखिर में ये भी हमने देखा है कि फिरौन के घर जो है वो कोई और पैदा हो रहा है, और जो पैगंबर हैं उनके घर दूसरे तरह के लोग पैदा हो रहे हैं। तो ये हमें जो है वो पता होना चाहिए कि माहौल का असर बहुत ज्यादा है। दूसरा माहौल का जवाब असर। ये कि एक ही वालदैन में बच्चों की मुख्तलिफ काइंड्स कैसे पैदा हो सकती हैं। तो उसका वही बात है कि जब माहौल और टेंडेंसीज मिलती हैं तो हर एक की फॉर्मुलेशन डिफरेंट होती जाती है। तो हो सकता है कि अग्रेशन दोनों बच्चों में हो, लेकिन एक ने यूटिलाइज किसी और तरह से कर लिया, दूसरे ने जो है वो साथ वालों को मारना शुरू कर दिया। तो ये है एक्सप्रेशंस, ये है यूज ऑफ एबिलिटीज। और दूसरा ये कि वालिदैन की तरफ से अगर बच्चों को डिसिप्लिन नहीं किया जाता तो फिर वो अपनी मर्जी से अपने तरीके से बड़े होते हैं। तो अगर शुरू में आप उनमें यूनिफॉर्मिटी अगर आपको नजर नहीं आ रही, तो इसका मतलब है कि वालिदैन की तरफ से वो प्रॉपर एक तो नहीं मिला कि हर एक को एक कोड नहीं मिला। दूसरा ये कि हमारी शख्सियत फिर भी माहौल के साथ डिफरेंट इंटरेक्ट करती है। अगर मैं सब बच्चों को 3-3 कलर्स दूंगी तो सबकी पेंटिंग्स डिफरेंट होंगी। इसका मतलब है कि वो 3 कलर जरूरी नहीं थे, उनका दिमाग, उनका दिमाग। सोचना, उनका एबिलिटीज वो बड़ी जरूरी थी। तो मेरे ख्याल से ये जवाब है इसका। ठीक है राकिया, बहुत शुक्रिया। हम इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर एक गुफ्तगू के साथ मिलेंगे। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, बहुत शुक्रिया।